सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा स्वार्म ड्रोन। तो याद रखना, प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध सैन्य ड्रोन या स्वार्म ड्रोन तकनीक से है। दोनों का अलग अलग जानते हैं। शेषनाग 150 की पहले बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन है और इसे बंगलुरु का एक डिफेंस स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, उसने विकसित किया है। ये लगभग 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और ये स्वार्म मतलब होता है झुंड, तो ये झुंड में ड्रोन हमला कर सकते हैं। ये एआई आधारित ड्रोन सिस्टम है जो लक्ष्य को पहचान करके हमला कर सकता है। वहीं प्रोजेक्ट काल की बात करें तो इसे भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है आईजी ड्रोन, जो कि नोएडा की कंपनी है, उसने इसको तैयार किया है। और यह है क्या या इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी भी अगर रेंज या मारक क्षमता की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर दूरी तक ये वार कर सकता है और उड़ान समय बताया गया 3 से लेकर 5 घंटे तक ये हवा में सक्रिय रह सकता है। ये एक प्रकार का वन वे अटैक ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है जो कि दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अब ड्रोन की ही बात चल रही है तो ड्रोन से ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। असम राइफल्स ने एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया था? IIIT मणिपुर। और सक्षम क्या है? तो भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम। भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया और भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया जो ड्रोन युद्ध में माहिर है। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया? बीएसएफ ने। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन अवतार अभी इसको लॉन्च किया बंगलुरु का एक स्टार्टअप है एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम, उसी ने। याद रखना ये भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन है जिसका नाम अवतार है। एम्फीबियस मतलब ये पानी में भी काम करेगा और पानी के बाहर भी। ठीक है, तो ड्रोन से संबंधित ये सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़। तो बीसीसीआई का नमन अवार्ड ये भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अभी 2026 के लिए इसकी घोषणा कर दी गई। तो कर्नल सीके जो नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये 2 जनों को दिया गया, राहुल द्रविड़ को और रोजर बिन्नी को। तो ये भारतीय क्रिकेट में असाधारण सेवा के लिए बीसीसीआई के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा एक लाला अमरनाथ पुरस्कार याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर को दिया जाता है जो दिया गया आयुष महात्रे को, जो कि मुंबई के युवा क्रिकेटर है। पॉली उमरिगर अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है, दिया गया शुभमन गिल को। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन वुमेन, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का सम्मान मिला है स्मृति मंधाना को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन ये दिया गया मिताली राज को। एक जगमोहन दालमिया ट्रॉफी बेस्ट वुमेन क्रिकेटर डोमेस्टिक में दी गई है ईरा जाधव को जो मुंबई से हैं। और जगमोहन डालमिया ट्रॉफी बेस्ट वुमेन क्रिकेटर किसमें? सीनियर डोमेस्टिक वनडे में शेफाली वर्मा को चुना गया जो हरियाणा की हैं। ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन ऊपर के 2-3 अवार्ड है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना बहुत सी जगह आपको एक ही नाम बताया जाएगा लेकिन 2 जनों को मिला है, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। और ये लाला अमरनाथ पुरस्कार भी ध्यान रखना और पॉली उमरिगर अवार्ड भी याद रखना। तो किसने दिया अवार्ड? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। ये स्थापना होती है इसकी 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई। सचिव हैं देवजीत सेकिया, प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास। पहले प्रेसिडेंट का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, ER ग्रैंट गोवन इनका नाम है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात। तो लेक एंड एयर वॉच पहल ये गुजरात ने भी शुरू की है जिसका उद्देश्य है शहरों में झीलों की सेहत और वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी की रियल टाइम निगरानी करना। ये एक टेक्नोलॉजी आधारित पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रोग्राम है और इसमें 17 नगर निगम और 152 नगर पालिकाओं में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे
इन स्टेशनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स का रियल टाइम डेटा मिलेगा। उसके अलावा सैटेलाइट तकनीक से झीलों का क्षेत्र, प्रदूषण, कचरा और एल्गे की वृद्धि की निगरानी होगी। अगर एयर क्वालिटी बढ़ता है या झील की स्थिति खराब होती है तो ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम विभागों को सूचित कर देगा। जो भी जानकारी होगी वो सारी एक डिजिटल डैशबोर्ड पर दिखाई जाएगी ताकि जो विभाग है वो जल्दी से कार्रवाई कर सके। तो ये इस तरह से काम करेगा गुजरात का लेक एंड एयर वॉच पहल। और इस परियोजना का जो अनुमानित बजट है वो रखा गया है लगभग 10 करोड़ रुपए। अब गुजरात ने इसको शुरू किया तो गुजरात में आपको ले चलूंगा, लेकिन देखो अब मैंने आज में क्या करा, इस प्रश्न जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा इससे और किस किस तरह से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखो एक प्रश्न ये बन जाएगा, लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो आपने कहा गुजरात। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, लेक एंड एयर वॉच पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताए AQI और झीलों की सेहत की निगरानी करना। ठीक है भैया, अगला प्रश्न क्या बन सकता है, लेक एंड एयर वॉच पहल में झीलों की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो ड्रोन का होगा क्या, सैटेलाइट तकनीक का, सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा है, लेजर तकनीक नहीं पढ़ा, ब्लूटूथ से मतलब नहीं है, तो सैटेलाइट तकनीक आंसर होगा। मतलब इस प्रश्न से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनर इस प्रश्न को आसान भी बना सकता है, इसी प्रश्न को वो कठिन भी बना सकता है। कोई एक प्रश्न किस तरह से आसान बनता है, किस तरह से मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो लेक एंड एयर वॉच पहल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखो, वैसे इससे आप तुक्का भी लगा लोगे, लेक एंड एयर वॉच आ रही है तो पर्यावरण से ही इसका संबंध होगा, तो पर्यावरण संरक्षण। एक ये देखो, लेक एंड एयर वॉच पहल के तहत किस सूचकांक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, पढ़ा था हमने। ये सारे जो प्रश्न हम कर रहे हैं, जब मैंने आपको डिटेल में प्रश्न पढ़ाया, ये सारे बातें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जब प्रश्न करते हो तो उस वक्त आपको याद आना चाहिए, वो बड़ी बात है। तो आंसर हो जाएगा AQI। ठीक है, अब गुजरात की बात चल रही थी ना, तो मैं आपको ले चलता हूं गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। गरबा और डांडिया यहाँ के नृत्य हो गए। वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ और प्रश्न देखें तो दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। गुजरात ने इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहां पर, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और इस तरह से ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान होगा जिसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया। गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर शेर, तेंदुआ और बाघ ये आपको तीनों मिलेंगे। माइक्रोन अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है और इसने गुजरात के साणंद में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट खोला है। भारत के पहले CBDC आधारित PDS सिस्टम का शुभारंभ ये गुजरात के महात्मा मंदिर में किया गया। CBDC मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गुजरात ने महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। भारत ने लेसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक शुरू किया, कहां, अहमदाबाद गुजरात में। जल महोत्सव 2026 अभियान शुरू हुआ था गुजरात में, और अहमदाबाद में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इसी साल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं गुजरात से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने LABL 2.0 नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा टेरी ने। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और सी ने अभी नई दिल्ली में LABL 2.0 मतलब हो गया लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स 2.0 नाम से एक पहल को लॉन्च किया है। तो आप कह सकते हो ये पहल रोशनी देने की बजाय ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा से आजीविका को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग उत्पादक कार्यों और ग्रामीण व्यवसायों को चलाने के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हम एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल केवल लाइटनिंग के लिए ही, रोशनी के लिए नहीं करेंगे ओनली, उसका इस्तेमाल लोगों को व्यवसाय चलाने में भी किया जाएगा। जैसे किसी महिला को हमने सोलर से चलने वाली कोई मशीन दे दी जिससे कुछ वो उत्पादन कर रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका व्यवसाय भी चल रहा है किससे, सोलर एनर्जी से। उसके घर की लाइटें भी जल रही है और व्यवसाय भी चल रहा है। तो ये इसका कहने का मतलब हो गया। अब इसको लॉन्च किया टेरी ने। टेरी के बारे में जानते हैं।
तो इसकी स्थापना होती है 1974 में। ये भारत का एक प्रमुख पर्यावरण, ऊर्जा और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करने वाला एक शोध संस्थान है। पहले इसका नाम हुआ करता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2003 में नाम बदलकर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया और उसकी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है विभा धवन। आपको याद होगा पिछले महीने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में, जो कि इसका 25वां संस्करण था। आयोजन टेरी ने ही किया था, जिसकी थीम थी परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो आंसर होगा हिकल टेक्नोलॉजीज। आपको ये तो बताइए कि फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट कंपनी। और अभी इसी ने राफेल फाइटर जेट के लिए जो आवश्यक पार्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी है हिकल टेक्नोलॉजीज, उसके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे राफेल के कंट्रोल सिस्टम के लिए जो जरूरी एप्लीकेशंस होती है उसके पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे। इसी तरह का एक एग्रीमेंट आपको याद दिलाऊं, पिछले साल की बात है ये। राफेल का मुख्य ढांचा बॉडी बनाने के लिए डसॉल्ट कंपनी और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में समझौता हुआ था। और ये बनाया कहां पर जाएगा? भारत में तो बनाएंगे थी। भारत में कहां पे? तो हैदराबाद में। ठीक है, ये हमने पिछले साल पढ़ा था और आज हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हो गया, उन्हें किस राज्य के इतिहास के वैश्विक आवाज माना जाता था? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो प्रख्यात जर्मन भारत विज्ञानी, इंडोलॉजिस्ट और उड़ीसा के इतिहासकार प्रोफेसर हरमन कुलके का अभी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और याद रखना, उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 2010 में। और वो प्रसिद्ध क्यों थे? उन्होंने उड़ीसा के इतिहास और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी कारण से उड़ीसा के इतिहास का वैश्विक आवाज उनको कहा जाता था। कई पुस्तकें वैसे उन्होंने लिखी है, एक पुस्तक उनकी ये भी है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एक तरह से निधन वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में और महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से थे और अभी पिछले साल ही 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इन्हीं के बेटे, आपको याद होगा, अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या नाम है उनका? तारिक रहमान उनका नाम है। और पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का भी निधन हो गया, वो भी महाराष्ट्र से थे। उसके अलावा पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाने जाते थे वो। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे, बंगाल के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे। डेविड जे फाइबर अमेरिकी थे, ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट उनको कहा जाता था। वीर चक्र से सम्मानित और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक केजी जॉर्ज का भी अभी निधन हो गया। ठीक है, तो ये सारे बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, इसका निर्माण किससे होता है? तो आंसर होगा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। तो अभी वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में लगभग 4000 मीटर यानी कि 13,000 फीट की गहराई पर भी डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। अब ये खोज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अभी तक हम लोगों को क्या पता है कि समुद्र में जिस भी लेवल तक सनलाइट जाती है वहां तक ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। पर अगर और नीचे हम जाते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती तो वहां पे ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, यही पता लगाया गया है। तो गहराई में जो ऑक्सीजन बन रही है उसको नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन और बताया कि भैया इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश के बिना समुद्र तल पर मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल या धातुई चट्टानों से हुआ है, जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन बनाती है। मतलब ये जो चट्टानें हैं कोबाल्ट, निकल या मैंगनीज से बनी होती है, जो छोटी बैटरी की तरह काम करती है और पानी के अणुओं को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाती है और इसी ऑक्सीजन को बोला गया है डार्क ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खोज इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को ही मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और बाजार में होने वाली धोखाधड़ी जैसे मिलावट, अधिक दाम के प्रति जागरूक करना। थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता, सेफ प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। लेकिन भारत में जो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं वो 24 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर। और ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये 15 मार्च को मनाते हैं। अब डे वाला प्रश्न है। कल मैंने आपको सारे अभी तक के डेज लिखने के लिए बोला था, चलो आज मैं आपको खुद ही रिवाइज कराता हूँ। कल जिन जिन स्टूडेंट्स ने लिखा होगा उन्हें पता लगा होगा कि वो कहाँ पे अटक रहे हैं, कौन कौन से डेज उनको याद है, कितने याद है, कितने याद नहीं है। तो अब जब रिवाइज करेंगे तो मेरे साथ साथ बोलना, ताकि जो मिस्टेक अभी आपको यहाँ पे हो रही है वो एग्जाम टाइम पे ना हो। देखो 1 मार्च को 3 दिवस थे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे जो कि मार्च के दूसरे सोमवार को होता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे जो मार्च के दूसरे बुधवार को होता है। और 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा होमबाउंड। तो होमबाउंड 2026 के ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए अभी शॉर्टलिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। इसके डायरेक्टर हैं नीरज घैवान। 2026 के जो ऑस्कर हैं ये 98 नंबर का एडिशन है। बाकी पिछले साल का जो ऑस्कर था वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज आप ध्यान में रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था एनोरा को। बेस्ट एक्टर रहे एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे थे सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ये हम 97 नंबर पिछले साल वाले ऑस्कर को रिवाइज कर रहे हैं। और जब इस बार वाले ऑस्कर आ जाएंगे, अभी आए नहीं है, तब हम उसे पढ़ेंगे। जब तक पिछला वाला ये में रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी वही लेटेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए भी फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो ये ससून डॉक या ससून बंदरगाह कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। तो ये ससून बंदरगाह या ससून डॉक आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। और इसी को डेवलप करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो ऐसा करने का उद्देश्य है बंदरगाह के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके मछली उद्योग की कार्य क्षमता बढ़ाना। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम 2 हैं, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से पढ़े तो भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक ये मुंबई में हुई। तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव ये भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव बन गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 अभी महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के शेगांव में हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति जी ने किया। आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला लॉन्च किया था खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। लार्सन एंड टुब्रो ये महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत का पहला लीगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करेगा, जो कि एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 ये हुआ कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहले नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल जो वसई में है, इसने 2025 का प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता। अर्थशॉट प्राइज 2026 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया गया यहाँ पे। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम, ये कहाँ पर शुरू हुई? मुंबई।
और हट्टी रिसाला उत्सव ये महाराष्ट्र के जालना शहर में हुआ। भारत के पहले म्यूजियम रोड का उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड पर किया गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र से ये सारे पॉइंट्स हो गए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको डेली क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बना? वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। फिर पूछा, हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम कहां पर शुरू होगा? विशाखापत्तनम। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। चिली देश के राष्ट्रपति बन गए जॉस एंटोनियो कास्ट। और पर्पल फेस्ट 2026 मुख्य रूप से किसके लिए आयोजित किया गया? दिव्यांगजनों के लिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ केरल में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का इन्होंने शुरू किया, कहां पर? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 कब से कब तक मनाया? 9 से 15 मार्च। 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? आईएनएस त्रिकंद। और आखिरी प्रश्न था, पाई दिवस मनाया गया 14 मार्च को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को किसने जीता? तो आंसर होगा रूबल नेगी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।